हेलो स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का सेकंड वीडियो। वेलकम ऑल ऑफ यू। मैट्रिक्स ऑफ ए लीनियर ऑपरेटर का पहला वीडियो है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जनरल कॉन्सेप्ट है। लीनियर ऑपरेटर उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कहते हैं जिसमें डोमेन कोडोमेन सेम हो। लेट वी अब बी अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एंड टी फ्रॉम वी टू वी बी अ लीनियर ऑपरेटर. Let S equal to curly bracket alpha 1 alpha 2 alpha n be an ordered basis of V so that dimension V equal to n. Then clearly alpha I belongs to V. alpha I माने ये सारे बेसिस के सारे एलिमेंट्स वेक्टर स्पेस के ही होते हैं. इम्प्लाइज दैट T अल्फा I आल्सो बिलोंग्स टू V, क्योंकि अगर अल्फा I V में है तो उसकी इमेज भी V में ही होगी. डोमेन को डोमेन सेम है. एंड सो ईच T अल्फा I is uniquely expressible as linear combination of elements of basis. ये एक थ्योरम आप पढ़े हुए हैं कि every vector of a vector space is uniquely expressible as linear combination of elements of its basis. So let us write T alpha 1, T alpha 2, T alpha n. इन सभी को अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख दिए. देखो लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n में स्केलर से गुणा करके लिख देते हैं, जोड़ करके. तो ये जो यूनिकनेस है ना, ये जो स्केलर्स a11, a12, a1n लिख रखा है, इनके लिए ये स्केलर्स यूनिक होते हैं. इन्हीं स्केलर्स को आप कॉलम में लिख दो तो इसी को कोऑर्डिनेट वेक्टर कहते हैं. इस कॉलम मैट्रिक्स को, कॉलम वेक्टर को कोऑर्डिनेट वेक्टर भी कहते हैं. तो T अल्फा 1 का कोऑर्डिनेट वेक्टर रिलेटिव टू द बेसिस S ये हुआ. और ये कौन है, ये इस लीनियर कॉम्बिनेशन में जो यूनिक स्केलर्स है ना, ये वही हैं. इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में जो यूनिक स्केलर्स हैं वो ये हैं. इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में जो यूनिक स्केलर्स हैं ये हैं. इन्हीं को बोलते हैं कोऑर्डिनेट वेक्टर्स रिलेटिव टू द बेसिस S. द मैट्रिक्स ऑफ T रिलेटिव टू S इज गिवन बाय ये नोटेशन है और यही डेफिनेशन है. यही डेफिनेशन यानी ये मैट्रिक्स है. इस मैट्रिक्स का पहला कॉलम किससे बना हुआ है, पहला कॉलम कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ T अल्फा 1 रिलेटिव टू S से बना हुआ है. दूसरा कॉलम कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ T अल्फा 2 रिलेटिव टू S से बना हुआ है. और nth कॉलम कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ T अल्फा n रिलेटिव टू S से बना हुआ है. यानी कि ऐसा ध्यान रहे, कुछ ऑथर्स ये जो स्केलर्स लिखा हुआ है इसको ये a11, a21, a2n, an1 लिखते हैं. ऐसे लिखते हैं, इस ऑर्डर में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे a11 अल्फा 1 प्लस a21 अल्फा 2 प्लस सो ऑन प्लस an1 अल्फा n. ऐसे समझ रहे ना, इस क्रम में लिखते हैं. और इसको लिखेंगे, दूसरे वाले में लिखेंगे a12, a22, an2 ऐसे लिखेंगे. तो अब ये आप क्या स्केलर लिख रहे हो इससे मतलब नहीं है, जो भी लिख रहे हो वो ऐसे लिख आएगा. कंसेप्ट मस्ट बी क्लियर कि आप लीनियर कॉम्बिनेशन पे पहले लिखो, ठीक है ना. इसके बाद ये जो स्केलर्स हैं ये इनको तुम कॉलम मैट्रिक्स में लिख दो तो यही होता है कोऑर्डिनेट वेक्टर. ऐसे सबके वेक्टर लिख दिए, उन सभी वेक्टर को खड़ा कर दिए, यहाँ एक मैट्रिक्स बन गया. इसी को मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ऑपरेटर बोलते हैं. एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर लो कि अगर हम इस व्यवस्था का कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखें, कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखें तो ये लिखाएगा a11, a12, सो ऑन a1n, a21, a22, सो ऑन a2n. सारे कोफिशिएंट लिख डालो जिस क्रम में लिखा हुआ है, सो ऑन an1, an2, सो ऑन ann. यही तो आएगा. इसी का ट्रांसपोज है ये, मिला लो. ये जो पहली रो है पहला कॉलम बना हुआ है, दूसरी रो दूसरा कॉलम बना हुआ है, एनवी रो एनवा कॉलम बना हुआ है. ये चीज़ नोटिस कर लो. तो यदि हम चाहते हो तो बिना कोऑर्डिनेट वेक्टर की चर्चा किए भी आपको हम मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ऑपरेटर डायरेक्टली लिख सकते थे, लेकिन हम कोऑर्डिनेट वेक्टर के थ्रू ही आपको बात इसलिए बता रहे हैं ताकि इसी बहाने कोऑर्डिनेट वेक्टर भी आपका खूब बढ़िया से तैयार हो जाए. आइए हम लोग अब एग्जाम्पल इस पर देखें. पिछले वीडियो में 2 एग्जाम्पल्स बता चुके हैं हम, उसी क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं. एग्जाम्पल नंबर 3. Example 3. To find the linear operator, to find the matrix
of the linear operator T from R3R to R3R such that T of XYZ is equal to 3 tuple 2y plus z comma x minus 4y comma 3x relative to the basis s equal to curly bracket 3 tuple 1 1 1 3 tuple 1 1 0 3 tuple 1 0 0 ये रहा। बेसिस के एलिमेंट्स को हम डिनोट कर दें अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 से। s इक्वल टू करली ब्रैकेट अल्फ़ा 1 कामा अल्फ़ा 2 कामा अल्फ़ा 3 वेयर अल्फ़ा 1 इक्वल टू 3 टपुल 1 1 1 अल्फ़ा 2 इक्वल टू 3 टपुल 1 1 0 अल्फ़ा 3 इक्वल टू 3 टपुल 1 0 0 क्लियरली अल्फ़ा i बिलोंग्स टू R3 बेसिस के सारे एलिमेंट्स यहाँ से आएंगे और उनके इमेजेस फिर उसी R3 में इधर भी R3 इधर भी R3 है, implies that T alpha I belongs to R3 and so each T alpha I is uniquely expressible as linear combination of alpha 1 comma alpha 2 comma alpha 3. So let us write इन्हीं LCs को आइए लिखें। T alpha 1 इक्वल टू वेक्टर्स की संख्या ज़्यादा तो है नहीं, जैसे कि जब हम आर्टिकल डेफिनेशन वगैरह डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ n वेक्टर्स थे, तो स्केलर्स लिखने में हम डबल इंडेक्स नोटेशन का इस्तेमाल किए थे। यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं कि हम A11 A12 A13 लिखें, यहाँ आप चाहो तो A1 A2 A3 लिख दो। A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2 प्लस A3 अल्फ़ा 3 T अल्फ़ा 2 इक्वल्स टू B1 अल्फ़ा 1 प्लस B2 अल्फ़ा 2 प्लस B3 अल्फ़ा 3 एंड T अल्फ़ा 3 इक्वल टू C1 अल्फ़ा 1 प्लस C2 अल्फ़ा 2 प्लस C3 अल्फ़ा 3। इसी को सॉल्व करके सारे स्केलर्स की वैल्यूज़ निकाल ली भैया। इम्प्लाइज दैट T ऑफ अल्फ़ा 1 माने 3 टपुल 1 1 1 इज इक्वल टू A1 अल्फ़ा 1 माने 1 1 1 प्लस अल्फ़ा A2 अल्फ़ा 2 माने 1 1 0 प्लस A3 अल्फ़ा 3 माने 1 0 0। ऐसे ही T ऑफ अल्फ़ा 2 माने 1 1 0 इज इक्वल टू B1 3 टपुल 1 1 1 प्लस B2 3 टपुल 1 1 0 प्लस B3 3 टपुल 1 0 0 एंड T अल्फ़ा 3 माने T ऑफ 1 0 0 इक्वल्स टू C1 3 टपुल 1 1 1 प्लस C2 3 टपुल 1 1 0 प्लस C3 3 टपुल 1 0 0 इम्प्लाइज दैट। अब इसकी वैल्यू कहाँ से निकालेंगे आप? यहाँ से। दिस इज टर्म्ड एज मोड ऑफ डेफिनीशन ऑफ मैपिंग T XYZ को इस 3 टपुल पर मैप करता है। तो पहला कोऑर्डिनेट लिखना है 2y प्लस जेड, समझ रहे हैं ना, इसका दूना प्लस ये 2y प्लस जेड, तो हो जाएगा 2 + 1 3 कामा फिर x माइनस 4y 1 माइनस 4 माइनस 3 और फिर 3x माने 3 इज इक्वल टू, इसको डायरेक्ट सब जोड़ जाड़ के लिख दीजिए भैया, A1 प्लस A2 प्लस A3 कामा A1 प्लस A2 कामा A1। इसी प्रकार से इसे देखें, ये किस पर मैप होगा? 2y प्लस जेड माने 2 प्लस 0 यानी कि 2 x माइनस 4y 1 माइनस 4 माइनस 3 और पहले का 3 गुना 3 इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3 B1 प्लस B2 और B1। अब जरा इसे देखें,
2y प्लस जेड माने 2y प्लस जेड माने 0, x माइनस 4y 1 और 3x माने 3 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 C1 प्लस C2 C1। implies that a1 plus a2 plus a3 is equal to 3, a1 plus a2 equal to minus 3, a1 equal to 3, b1 plus b2 plus b3 equals to 2, b1 plus b2 equals to minus 3, b1 equal to 3, c1 plus c2 plus c3 is equal to 0, C1 प्लस C2 इक्वल टू 1, C1 इक्वल टू 3 इम्प्लाइज दैट, देखो इधर से वैल्यूज आ रही ना, उल्टा लिख रहा है, A1 इक्वल टू 3 किनारे वाले को ये। अब इसी से ये A2 का मान दे देगा, ये 3 है, 3 उधर जाके -3 हो जाएगा तो A2 आ गया -6 और फिर A3 बराबर A1 आ गया, A2 आ गया, अब A3 यहाँ से निकलेगा। A1 A2 को जोड़ो पहले, इसको जोड़ो, कितना आएगा -3, इसको जोड़ो -3 आ गया। अब ये -3 इधर आके +3 हो जाएगा तो ये हो गया 6, यानी कि क्रम क्या बना, A1 A2 A3 3 -6 6। ऐसे इसको सॉल्व करिए, B1 इक्वल टू 3 और B2 इक्वल टू फिर वही आ गया -6, B1 B2, अब B3 इज इक्वल टू, B1 B2 को जोड़ो पहले, तो B1 B2 को जोड़े -3 आया, -3 उधर जाके +3 हो गया तो यह B3 आ गया 5, 3 - 6 5, लास्ट वाला भी ऐसा ही, C1 इज इक्वल टू 3, यहाँ 3 है, 3 उधर जाके 1 - 3, C2 इक्वल टू -2 और C3 इक्वल टू, इसको जोड़ो पहले, कितना आएगा 1 उधर जाके हो जाएगा -1, तो इसका क्रम बन गया 3 - 2 - 1, 3 - 2 - 1, बिल्कुल ठीक। देयरफॉर अगर हम चाहें तो मैट्रिक्स सीधा लिख दें, लेकिन नहीं, हम बार बार आपको कोऑर्डिनेट वेक्टर के थ्रू ही सिखा रहे हैं, इसी बहाने कोऑर्डिनेट वेक्टर तैयार हो जाता है ना। देयरफॉर कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ T α1 रिलेटिव टू S इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स A1 A2 A3, ये स्केलर्स को कॉलम में लिख दो, इक्वल्स टू 3 - 6 6। कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ T α2 रिलेटिव टू S इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स B1 B2 B3 इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स 3 - 6 5। इसी प्रकार से कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ T α3 रिलेटिव टू S इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स C1 C2 C3 इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स 3 - 2 - 1, 3 - 2 - 1। अब लिखिए मैट्रिक्स, कोऑर्डिनेट वेक्टर का कोई भी न्यूमेरिकल आप कर लेंगे, ट्रेनिंग इसीलिए मैं उसके थ्रू दे रहा हूं। 10 द मैट्रिक्स ऑफ T रिलेटिव टू द बेसिस S, रिलेटिव टू द बेसिस जो दिया हुआ है S इज, नोटेशन ऐसे बड़े ब्रैकेट में T सफिक्स S इज इक्वल टू मैट्रिक्स, पहला कॉलम होगा कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ T α1 रिलेटिव टू S, दूसरा कॉलम होगा कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ T α2 रिलेटिव टू S, तीसरा कॉलम होगा कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ T α3 रिलेटिव टू S, दैट इज इक्वल्स टू, ये लिख दीजिए, पहला कॉलम ये 3 - 6 6, दूसरा कॉलम ये 3 - 6 5 और तीसरा कॉलम है 3 - 2 - 1, 3 - 2 - 1, ये रहा आंसर मिला लिया जाए।
पहला कॉलम 3 - 6 6, ओके, दूसरा कॉलम 3 - 6 5, ठीक है, ठीक है, तीसरा भी ठीक है। अब एग्जाम्पल के क्रम को आइए आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4। To find the matrix of linear operator, to find the matrix of linear operator T from R3R to R3R such that T of 3 tuple x, y, z is equal to x plus y plus z, comma minus x minus y minus 4z, comma 2x minus z relative to the basis s equal to curly bracket 1 1 1 0 1 1 और 1 0 1, ये रहा बेसिस। एक बार फिर से भैया ध्यान से मिला लो, इसी पर सब दारोमदार होता है। 1 1 1 0 1 1, ओके, 1 0 1, ठीक, बिल्कुल उसी तरह से जैसे अभी एक क्वेश्चन आपने किया ऐसे इसको करना है। S equal to curly bracket alpha 1 comma alpha 2 comma alpha 3, where alpha 1 equals to 3 tuple 1 1 1, alpha 2 equals to 0 1 1 and alpha 3 equal to 1 0 1. Clearly alpha I belongs to R3 जो वेक्टर स्पेस है, और इन सभी का जो इमेज है वो भी R3 में होगा। R3 डोमेन को डोमेन एक ही है। एंड सो ईच T alpha I is uniquely expressible as linear combination of alpha 1 alpha 2 alpha 3. Let us write T alpha 1 equals to A1 alpha 1 plus A2 alpha 2 plus A3 alpha 3. T alpha 2 equals to B1 alpha 1 plus B2 alpha 2 plus B3 alpha 3. T alpha 3 is equal to C1 alpha 1 plus C2 alpha 2 plus C3 alpha 3, implies that T of 1 1 1, ठीक है, alpha 1 माने 3 tuple 1 1 1 equals to A1 into 1 1 1 plus A2 into 0 1 1 plus A3 into 1 0 1, ये रहा। T ऑफ दूसरा वाला कौन है? 0 1 1 इक्वल टू B1 1 1 1 प्लस B2 0 1 1 प्लस B3 1 0 1। T ऑफ तीसरा 1 0 1 इज इक्वल टू C1 इंटू 1 1 1 प्लस C2 इंटू 0 1 1 प्लस C3 इंटू 1 0 1। इम्प्लाइज दैट, लो एक चीज़ मिटा के गलती की है, फिलहाल हम उतार ले रहे हैं फिर से।
मोड ऑफ डेफिनीशन, यानी कि टी 3 टपुल एक्स वाई जेड को किस पर मैप कर रहा है। तो इसका पहला कोऑर्डिनेट तुमको याद है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरा वाला टेढ़ा मेढ़ा है, दूसरा वाला है माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 4z, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 4z, और तीसरा वाला है 2x माइनस जेड। इसी को देख देख के तो लिखोगे ना टी ऑफ 1 1 1, तो लिखो टी ऑफ 1 1 1 एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी कि 3, ये हो गया 3 टपल 3। फिर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 4z, -1 -1 -2 -2 -4 -6, और 2x माइनस जेड 2 -1 1 इज इक्वल टू, दाहिनी तरफ क्या आएगा, a1 प्लस a3 कामा a1 प्लस a2 कामा a1 प्लस a2 प्लस a3, a1 प्लस a2 प्लस a3। फिर से एक बार ध्यान से चेक कर लो, a1 प्लस a3, a1 प्लस a2, a1 प्लस a2 प्लस a3, बिल्कुल ठीक है। अब आइए इसको देखिए, कामा लगाइए यहाँ पे, 3 टपुल ये दिस प्लस दिस प्लस दिस 2 माइनस ऑफ दिस, ये लिखा है, फिर -1 -4 -5 2x माइनस जेड -1 इज इक्वल टू 3 टपुल b1 प्लस b3 b1 प्लस b2 b1 प्लस b2 प्लस b3। अब देखें आप इसको, सबका जोड़ 2 कामा -1 -4 -5 2x माइनस जेड 2 -1 1, ये रहा, इक्वल्स टू c1 प्लस c3 c1 प्लस c2 c1 प्लस c2 प्लस c3 implies that a1 प्लस a3 equals to 3, a1 प्लस a2 equals to -6, a1 प्लस a2 प्लस a3 equals to 1, सेमीकोलन। b1 प्लस b3 equals to 2, b1 प्लस b2 equals to -5 और b1 प्लस b2 प्लस b3 इक्वल्स टू -1, सेमीकोलन। नेक्स्ट c1 प्लस c2 इक्वल टू 2 ना, c1 प्लस c3, फिर c1 प्लस c2 इक्वल टू -5, c1 प्लस c2 प्लस c3 इक्वल्स टू 1, इम्प्लाइज दैट, देखो इसमें से इसको घटाओ फिर इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, a2 आएगा ना, a2 बराबर 1 - 3 -2, फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो a3 आएगा, a3 इक्वल टू 1 + 6 7। अब a2 a3 को इसमें रख दो तो a1 आ जाएगा। यानी क्या करें हम, पहले a2 a3 को जोड़ें, a2 a3 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 5 5 उधर जाएगा, 1 - 5 -4 -2 7 -4 -2 नहीं पहले a1 लिखाएगा ना a1 है -4, फिर a2 है -2, फिर 7, बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये बहुत ध्यान से लिखना है, क्रम से। जैसे इसको एक बार फिर से लिख लो भैया, नहीं तो झटके में गड़बड़ा जाएगा। a1 इक्वल टू -4, a2 इक्वल टू -2, a3 इक्वल टू 7, सेमीकोलन। इसी प्रकार से या ऐसा करें, इसको फुल स्टॉप लिखना है और यहाँ लिखे सिमिलरली इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो आएगा b2 इक्वल टू -1 -2 -3, फिर आएगा b3 इक्वल टू -1 + 5 4, और b1 इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 1 उधर जाएगा, -1 तो जाएगा -2, दैट इज, क्रम से भैया लिख लो,
B1 इक्वल टू -2, B2 इक्वल टू -3, B3 इक्वल टू 4, -2 -2 -3 4, -2 -3 4, बिल्कुल ठीक है। एंड अब इसी प्रकार से ये वाला, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो C2 आएगा। C2 इक्वल टू 1 -2 -1, C3 इक्वल टू 1 + 5 6, और फिर C1 इज इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 उधर जाके हो जाएगा -5, तो जाएगा -4, कामा दैट इज कामा C1 इक्वल टू -4, C2 इक्वल टू -1, C3 इक्वल टू 6, -4 -1 6, -4 -1 6, बिल्कुल हम आंसर मिला लिए, सब सही है। एक स्टेप कम करते हुए डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, देयरफॉर मैट्रिक्स ऑफ टी रिलेटिव टू एस इज इक्वल टू मैट्रिक्स, पहला कॉलम होगा कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ टी α1 रिलेटिव टू एस, फिर कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ टी α2 रिलेटिव टू एस, फिर कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ टी α3 रिलेटिव टू एस। ये 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा, इक्वल्स टू मैट्रिक्स। ये कॉलम में लिखाएगा ना, पहला कॉलम A1 A2 A3, ये दूसरा कॉलम B1 B2 B3, तीसरा कॉलम C1 C2 C3 इज इक्वल टू, फटाफट लिखिए, -4 -2 7, B1 कहाँ है, -2 B2 -3 B3 4, C1 -4 C2 -1 और 6, ये रहा। आइए जल्दी से एक एग्जाम्पल और देख लें छोटा सा। एग्जाम्पल 5, Example 5. To find the linear operator on R3 if matrix A00 0B0 00C is the matrix of T, relative to the standard basis, तो ये उल्टा है ना। अभी तक ये था कि मोड ऑफ डेफिनेशन दिया रहता था और मैट्रिक्स निकालना होता था, बेसिस भी दिया रहता था। अभी बेसिस दिया हुआ है लेकिन मोड ऑफ डेफिनेशन मैट्रिक्स टी का नहीं दिया हुआ है। पूछा जा रहा है कि आप लीनियर ऑपरेटर निकालो अगर उसकी मैट्रिक्स दी हुई हो तो। पहले स्टैंडर्ड बेसिस लिख लें हम लोग। स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3R इज B इक्वल टू करली ब्रैकेट α1 α2 α3 where α1 equal to 3 tuple 1 0 0, α2 equals to 3 tuple 0 1 0, α3 equal to 3 tuples 0 0 1। इसके बाद अब आइए क्वेश्चन पे। गिवन दैट मैट्रिक्स ऑफ टी रिलेटिव टू बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स, पहला कॉलम A00 कॉलम वाइज लिख रहे हैं क्योंकि कोऑर्डिनेट वेक्टर कॉलम वाइज आप खड़ी करते हो ऐसे ही। दूसरा कॉलम है 0B0, तीसरा कॉलम है 0 0 C। हमने कलर का इस्तेमाल इसीलिए किया है कि आपको ये फील हो कि कॉलम वाइज लिखा गया है। दैट इज, अब ये क्या होता है, ये होता है मैट्रिक्स। पहला कॉलम T α1 का कोऑर्डिनेट वेक्टर रिलेटिव टू B, दूसरा कॉलम T
टी अल्फा 2 का कोऑर्डिनेट वेक्टर रिलेटिव टू बी। तीसरा कॉलम टी अल्फा 3 का कोऑर्डिनेट वेक्टर रिलेटिव टू बी इज इक्वल टू, पहला कॉलम A00, दूसरा कॉलम 0B0, तीसरा कॉलम 00C। कलर का मज़ा ले रहे हैं हम लोग, बस अब नहीं लेंगे, अब सर पर भागेंगे, टाइम लगता है ना बार बार कलर बदलने में। इससे क्लियर आपको हो जा रहा है ना कि क्या चीज़ दिया हुआ है, कितने के बराबर दिया हुआ है। नीचे लिखिए इम्प्लाइज दैट कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ टी अल्फा 1 रिलेटिव टू द बेसिस बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स A00, कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ टी अल्फा 2 इक्वल्स टू मैट्रिक्स 0B0, कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ टी अल्फा 3 रिलेटिव टू बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स 00C। बेटा इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि टी अल्फा 1 को यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखोगे, बेसिस के एलिमेंट्स के यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखोगे, तो जो स्केलर्स उसमें लगेंगे वो स्केलर्स ये हैं। देयरफॉर टी अल्फा 1 इज इक्वल टू ए अल्फा 1 प्लस दूसरा स्केलर 0 अल्फा 2 प्लस तीसरा स्केलर 0 अल्फा 3। टी अल्फा 2 इक्वल टू 0 अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2 प्लस 0 अल्फा 3 एंड टी अल्फा 3 इज इक्वल टू 0 अल्फा 1 प्लस 0 अल्फा 2 प्लस सी अल्फा 3। ये implies that टी अल्फा 1 इज इक्वल टू, इसमें क्या बचेगा? सिर्फ ए अल्फा 1 बचा, ए अल्फा 1 बचा। ए अल्फा 1 माने ए अल्फा 1 माने 100 इज इक्वल टू A00। टी अल्फा 2 इक्वल टू सिर्फ बी अल्फा 2 बचा। मत लिखो इसको, जरूरत जब पड़ेगी तब लिखेंगे ना, ऐसे ही पढ़ा रहेगा, समझ रहे हो ना। टी अल्फा 3 इक्वल टू सी अल्फा 3। यही मटेरियल हमको दिया हुआ है, इसकी नंबरिंग कर लेना 1। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, आपको लीनियर ऑपरेटर फाइंड करना है। टी माने आपको ये पता करना है कि टी डोमेन R3 के आर्बिट्रेरी एलिमेंट XYZ को कोडोमेन के किस एलिमेंट पर मैप करेगा। तो डोमेन कोडोमेन एक ही होगा लीनियर ऑपरेटर होने के कारण, तो यही पता करना है कि XYZ को ये किस पर मैप करेगा। अब इसके लिए देखो क्या किया जाता है, ध्यान से देखो। अभी आप क्वेश्चन एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4 सभी में टी ऑफ करके दिया हुआ था ना, टी ऑफ XYZ बराबर। तो जब भी टी ऑफ XYZ बराबर दिया रहता है तो ये जो 3 टपल बनेगा या 2 टपल जो भी दिया रहेगा बनेगा, वो इन्हीं XYZ से ही तो बनता है। इसी को ध्यान में रखते हुए काम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ये बहुत मार्के की चीज़ है। Let 3 tuple XYZ be any element of R3 such that XYZ equal to X alpha 1 plus Y अल्फ़ा 2 प्लस Z अल्फ़ा 3। देखो ये एलिमेंट किसका है? वेक्टर स्पेस का। और आपको मालूम है वेक्टर स्पेस का हर एलिमेंट बेसिस के एलिमेंट्स का यूनिक एलसी होता है। तो बेसिस के एलिमेंट्स के एलसी के रूप में इसमें लिखना है। बेसिस के एलिमेंट्स अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 हैं। इसका एलसी बनाना है, इसमें स्केलर से गुणा करके जोड़ देना है। वो स्केलर कहाँ से आएगा? वो स्केलर आएगा फील्ड से, यही फील्ड है।
अब इसका कोई भी 3 टपुल आपने लिया है एक्स वाई जेड, तो ये एक्स वाई जेड कहाँ होंगे, आर में। इसका यही मतलब होता है, यानी जो 3 टपुल के कोऑर्डिनेट्स हैं सब रियल नंबर्स हैं, और फील्ड भी रियल है, तो कोई स्केलर भी लोगे तो रियल ही होगा। तो अगर हम एक्स वाई जेड को स्केलर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई बेजा नहीं कर रहा है। तो एक्स से इसमें, वाई से इसमें, जेड से इसमें गुणा करके जोड़ दिया, लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। अब इसका टी इमेज निकाल लो, देन टी ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू टी ऑफ एक्स अल्फा 1 प्लस वाई अल्फा 2 प्लस जेड अल्फा 3। चूंकि टी लीनियर है इसलिए लीनियरिटी को प्रिजर्व कराइए। एक्स टी अल्फा 1 प्लस वाई टी अल्फा 2 प्लस जेड टी अल्फा 3 इक्वल टू एक्स टी अल्फा 1 की वैल्यू ये लिखा हुआ है ए अल्फा 1 प्लस वाई बी अल्फा 2 प्लस जेड सी अल्फा 3 इज इक्वल टू एक्स ए अल्फा 1 कितना होगा A00, वही जो हम यहाँ निकाल रहे थे, फिर कह रहने दो, प्लस वाई ये होगा 0B0 प्लस जेड ये होगा 00C, और फाइनली हमारे पास आ गया एक्स ए लिखो चाहे ए एक्स लिखो, सब स्केलर ही तो है, ए एक्स कामा बी वाई कामा सी जेड फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंगिंग टू R3। लास्ट में यहाँ फिर एक बार हम लिख दें टी ऑफ एक्स वाई जेड, तो अच्छा लगेगा। यही निकालना था आपको। फाइंड टी का मतलब कि टी के लिए मोड ऑफ डेफिनेशन निकालो, वही हमने निकाल दिया। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, देखो जब भी तुम टी ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ लिखोगे वो एक्स वाई जेड से ही तो बनेगा भैया, इसलिए एक्स वाई जेड को इधर इन्वॉल्व करना है। वो हमने इन्वॉल्व कैसे किया ये आपको खोपड़िया में रखना है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए। मुफ्त में दी जा रही इस व्यवस्था का लाभ उठाइए, औरों को भी हमारे इस मिशन से जोड़िए। हमारा मिशन है तेरा तुझको अर्पण। थैंक यू वेरी मच।